कि पहाड़ी मूल के लोग अगर प्लेन वालों से सामान खरीदना बंद कर दें तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और रहते खुद रुड़की में। बहुत सारे बच्चे नए आ गए हैं जिन्हें पता ही नहीं है, उनको यही नहीं पता उमेश कुमार 2010-11 में वांटेड भी डिक्लेयर कर दिए गए थे, घर तोड़ दिया गया था, इनाम रख दिया गया था। देखिए, विवाद कुछ नहीं था। विनोद चमोली जी ने रवि बहादुर जी को यह कहा कि मैं मूल निवास की बात कर रहा हूं, आप उत्तराखंडी नहीं। आप सदन में चुनकर आए हुए एक उत्तराखंड के विधायक को इन शब्दों के साथ कैसे बुला सकते हैं? तब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आप मूल निवास की जो बात कर रहे हैं, पहले आप ये बताइए कि उत्तराखंड राज्य का गठन जब हुआ तो उससे पहले उत्तराखंड के शहीद आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? गैरसैंण पहाड़ में राजधानी होनी चाहिए। क्या आप बना पाए? 25 सालों में आप बना पाए? मैंने कहा सदन में चुनी हुई बहुमत की सरकार है, आपके विधायक हैं और सभी विधायक इस समय सदन में मौजूद हैं, हाथ खड़ा करिए और बोलिए कि आप गैरसैंण का समर्थन करते हैं। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बोले? क्योंकि पहाड़ में रहकर काम करना नहीं चाहते। विधायकों के घर पहाड़ में है, पहाड़ से जीत कर आते हैं, देहरादून में आकर रहते हैं, देहरादून में आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इतिहास उठाकर देखिए आप, और ये देखिए कि कितने लोगों के बच्चों ने उत्तराखंड में पढ़ाई की और कितनों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, आपको खुद एहसास हो जाएगा। आप प्लेन के विधायकों को सौतेली नजरों से देखेंगे, उन पर टीका टिप्पणी करेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैंने उनको जवाब दिया खड़े होकर, क्या पहले अपना मुद्दा तो पूरा करिए जिसके लिए राज्य की स्थापना हुई थी। और मूल निवास 1950 क्यों? सन 2000 से पहले, राज्य बनने से पहले जो भी इस उत्तराखंड में आकर रह रहा है, उसे नहीं पता था उत्तराखंड बनेगा। अगर उसे पता होता कि उत्तराखंड बनने के बाद मूल निवास के लिए उसके ऊपर तलवार लटक जाएगी, उसके बच्चों के भविष्य पर लटक जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में चला जाता। लेकिन जो आज जिसने सहर्ष, जैसे आजादी के समय जिन लोगों ने पाकिस्तान चुना वो चले गए, जिन्होंने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया आज वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और खुश हैं। इसलिए मैं सम्मान करता हूं। तो जिन्होंने उस समय राज्य में रहना चुना वो इस राज्य के निवासी हैं, वो मूल निवासी हैं। सन 2000 से पहले मूल निवास प्रमाण पत्र सभी को मिलना चाहिए। पानी रोकने की बात ये है कि शुरुआत है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं, मेरे यहाँ तो जमीन में पैर मार दो वहां से पानी आ जाता है। तो पानी आप रोकना, आप पहाड़ का पानी पहाड़ में रख लीजिए, हमें क्या दिक्कत है? अरे भैया, आपके पानी को तो हम यहाँ समाहित करते हैं। जब आपके पहाड़ों में बाढ़ आती है, तबाही आती है, तो वो पानी सबसे पहले नीचे आकर, ऊपर तो बाद में वो 99% पानी ऊपर का जब नीचे आता है तो नीचे आके तबाही लाता है। सबसे ज्यादा तबाही वो मेरे खादर में लाता है। तो रोक लो, अच्छी बात है ना। हम बाढ़ से बच जाएंगे, हम आपदा से बच जाएंगे, हमारे किसानों की फसल बर्बाद होने से बच जाएंगे। आप रोक लीजिए। सर, आपने कमीशन और भ्रष्टाचार को लेकर भी मुद्दा उठाया था, उसको लेकर सकते हैं? मैंने गलत क्या कहा है? विधायक निधि में जब तक 15% का कमीशन ठेकेदार ब्लॉक में अधिकारियों को नहीं दे देता, तब तक भुगतान नहीं होता। तो क्या मिली भगत सिर्फ क्या ब्लॉक के अधिकारियों की? ब्लॉक से लेकर जनपद तक ये मिली भगत होती है, तब ये भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैलाता है और लोग इसका शिकार होते हैं। मुद्दा उठाया है, आप लंबे समय से मुद्दा उठा रहे हैं, हरिद्वार की लड़ाई को लेकर भी आप बात करते हैं लंबे समय से, उसको लेकर क्या कहें? 3 साल हो गए मुझे हरिद्वार के मुद्दों को उठाते, हरिद्वार की लड़ाई लड़ते। आज आपने मुद्दा उठाया, अच्छी बात है, आपको भी समझ में आई कि उठाना चाहिए। 3 साल से मैं हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। लोकसभा के दौरान मेरा भाषण क्या था कि देहरादून तय करता है हरिद्वार का सांसद कौन होगा। जिन्हें आज हरिद्वार से तकलीफ है,
वो यहाँ के चुनाव क्यों लड़ते हैं? ना आए ना। अल्मोड़ा से हरीश रावत जी यहाँ के क्यों चुनाव लड़ते हैं? क्यों अपनी पत्नी को लड़ाते हैं? क्यों अपने बेटे को लड़ाते हैं? क्यों अपनी बेटी को लड़ाते हैं? क्यों त्रिवेंद्र रावत यहाँ से आके चुनाव लड़े? क्यों निशंक जी यहाँ चुनाव लड़े? आज अपने बच्चों को यहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। नफरत भी और चुनाव भी यहीं से लड़ना है। सबसे बड़ी दिक्कत हरिद्वार वालों के साथ है। बुरा मत मानना, अब बुरा मानते हो मान जाओ, मेरी सिर पे फर्क नहीं पड़ता। कमजोरी हरिद्वार के लोगों की है। अपने अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए आवाज बुलंद करने की है। एक सैनी दरोगा को अपमानित किया गया सार्वजनिक तरीके से, कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ, कोई लिखने को तैयार नहीं हुआ। एक व्यक्ति के टेबल पे जूता रख के उसे सार्वजनिक उसका वीडियो बना के उसे अपमानित किया गया। उसे कहा गया कि तुम बाहर से आए हो, तुम्हारा ये है और वो है। आप जहर का घूंट पीकर रह जाते हैं। आज परीक्षा भर्तियों में 8 नंबर का पेपर इस तरीके से सेटअप कर दिया गया है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के बच्चे कभी चयनित नहीं होंगे। उमेश कुमार बोलता था तो बुरा लगता था, तब लोग ट्रोल करते थे उमेश कुमार को। एक पत्र क्या लिख दिया मैंने कि सब हमारे बच्चों को गढ़वाली कुमाऊनी नहीं आती, इनको सिखाने की, इनके लिए सिलेबस में कोई जोड़ने की व्यवस्था करें ताकि ये कल को परीक्षा भर्तियों में, भर्ती की परीक्षाओं में कंपीट कर सकें। उस पर मुझे ट्रोल कर दिया ऊपर से लेके नीचे तक। तो आवाज कौन उठाएगा? और गलत क्या कहा? अगर कोई भाषा मेरे सिलेबस में नहीं है, जो मेरी आम रोज की भाषा नहीं है, मैं उसका एग्जाम कैसे दे सकता हूं? आप मेरे सिलेबस में लाइए, बताइए 2000 सवाल हैं या इनमें से पूछा जाएगा, आप मुझसे कुछ भी पूछिए, तब मैं ना जवाब दूं, मैं दोषी हूं। विनोद चमोली जी ने कहा था कि उत्तराखंड के चौधरी ना बने। विनोद चमोली जी एक पार्टी की टिकट पर जीत कर आए हैं। एक पार्टी के, उनका अपना वोट बैंक नहीं है, वो गलतफहमी में ना रहे। निर्दलीय लड़ने, उनको पता लग जाएगा। मैं निर्दलीय लड़के गया हुआ विधायक हूं। एक निर्दलीय लड़ा हुआ विधायक 100 के बराबर होता है, ये उनको समझ में आना चाहिए। चौधरी कोई नहीं है, चौधरी वो भी नहीं है। ये देश हर हिंदुस्तानी का जो यहां पैदा हुआ है, किसी का ये राज्य नहीं है, किसी का ये देश नहीं है एक का। जो इस देश की सीमा में पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है। सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद मैं उत्तराखंडी हूं। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाषा को मर्यादित रखना चाहिए। हम भी जानते हैं आपको अच्छे से 25 साल से, और आप भी हमें जानते हो, पहली बात। दूसरी बात, उस विधानसभा का जो भी सदस्य चुनकर गया है वो इक्विवेलेंट है। कोई चौधरी नहीं है और ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। हरिद्वार को बचाने की आगे आपकी क्या रणनीति है? हम अब हरिद्वार बचाओ के लिए एक रैली निकालेंगे, एक जन समर्थन की मांग करेंगे। मैं हर विधानसभा से सभी लोगों से, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अपना आपसी द्वेष, अपना मन मुटाव भुलाकर एक मंच पर आए, हरिद्वार की बात करें। अभी मैं एक विधायक है, उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साहब सिर्फ मेरा समर्थन रवि बहादुर और वीरेंद्र जी ने किया, बाकी कोई बोला नहीं, बाकी तो आते जाते रहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2 दिन बोलने से बड़ी बात नहीं हो जाती। आज तक मैं लड़ा हूं विधानसभा में हरिद्वार की लड़ाई। अगर नहीं है तो हर सदन को उठाकर देख लीजिए, पता लग जाएगा किसने लड़ाई लड़ी है। और भाई रवि बहादुर बता दें कि विनोद चमोली ने जब उनको अपमानित करने का प्रयास किया तो कौन खड़ा हुआ था, किसने विनोद चमोली जी को जवाब दिया था। ये सार्वजनिक है, पूरी कार्रवाई देखी जा सकती है। तो इसलिए कोई टीका टिप्पणी ना करें। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अपनी राजनीति से हटके, अपने मुद्दों से हटकर, अपने निजी मकसदों से हटकर पूरे हरिद्वार की बात करें। सभी एनजीओ, संस्थाएं, संगठन, राजनीतिक दल, हर व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, सब एक मंच पर आए, एक होकर हरिद्वार की लड़ाई लड़े, तभी आप हरिद्वार बचा सकते हैं। वरना रोज जलालत जिस तरह उस सैनी दरोगा जी की हुई, उस रेस्टोरेंट वाले की हुई, जिस तरीके से पहाड़ में जो लोग नीचे से सामान बेचने जाते हैं उनकी चंद लोग अपमानित करते हैं, वो ना हो। और मैं बता रहा हूं, ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं जिन्होंने पहाड़ प्लेन का माहौल खराब करने की शुरुआत की। और मैंने सदन में कहा था, आप मेरा बयान मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने इस सदन में कहा था कि जिस दिन ये पहाड़ प्लेन की चिंगारी भड़क गई उस दिन आप संभाल नहीं पाओगे।
आप किस पहाड़ प्लेन की बात करते हो? उस पहाड़ प्लेन की जिसके दिल्ली में 2 विधायक मूल निवासी पहाड़ के हैं? आप किस पहाड़ की प्लेन की बात करते हो? देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी स्वर्गीय उत्तराखंड के थे। आप किस पहाड़ प्लेन की बात करते हो? जिस पहाड़ के इस देश के सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल जी। आप किस पहाड़ की बात करते हो? सबसे बड़ा उदाहरण, इस देश का सबसे बड़ा राज्य, इस देश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, जहां 25 करोड़ की जनसंख्या का मुख्यमंत्री पहाड़ी मूल का है, योगी आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी कहां के हैं? अरे अगर इतनी तकलीफ है तो आप उनको बुला लीजिए। आप एक काम करिए, अगर इतना है आप उन्हें वापस बुलाइए, हम राज्य छोड़ने को तैयार हैं। 27 के चुनाव में फर्क लगेगा पहाड़ प्लेन पर? देखिए ऐसा है, मैंने फिर आपसे कहा हमारी लड़ाई हरिद्वार बचाने की है, पहाड़ प्लेन की नहीं है। आप हमारे साथ जो लोग आज जहरीले वक्तव्य हम पर दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे रोज बयान सुनते हो भाई, आप नहीं सुनते क्या? उमेश कुमार को बताने की जरूरत है। आप लोगों के बयान देखिए, किस तरीके से जलालत भरे बयान दिए जाते हैं, किस तरीके से टीका टिप्पणियां की जाती हैं, किस तरीके से एक वो साधु संत यहाँ के हैं, वो फ्रॉड जेल में गए थे, अभी अरेस्ट हुए थे, चाहे शायद बंद रहे थे एक दिन 24 घंटे। वो कहते हैं कि पहाड़ी मूल के लोग अगर प्लेन वालों से सामान खरीदना बंद कर दें तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और रहते खुद रुड़की में। कितने उदाहरण दूं मैं आपको? इस पहाड़ के लिए लड़ने वाले लोग हैं हम। कोविड में 60 जगह 20 दिन में हेलीकॉप्टर से जाने वाला मैं हूं। 6,500 प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस उत्तराखंड लाने वाला मैं हूं, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, अन्य माध्यम से 35,000 परिवारों तक खाना पहुंचाने वाला। हमने दिन रात काम किया इस पहाड़ के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो चंद लोग हैं, कुछ लोग मेरे बयान को तोड़ने मोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो चंद लोग इस पहाड़ प्लेन के माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो लोग आज देख लीजिए मेरा वक्तव्य प्रेमचंद अग्रवाल जी के समय में, जब उनका बयान था, जब उनसे मुंह से एक अपशब्द निकल गए थे, मैंने तब भी कहा था ये चिंगारी निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन तब भी मेरी बात को नहीं माना। सर, आपको मोहम्मद शहजाद ने बोला कि आप यूपी से आके बैठ गए यहाँ पर। मैं शहजाद जी को एक बात और बताना चाहता हूँ, बोल तो गए वो, लेकिन मैंने उस समय उन्हें सदन में टोका नहीं। मेरी पैदाइश सहारनपुर जनपद की है और ये हरिद्वार उस सहारनपुर जनपद का हिस्सा रहा है। और अगर उनको प्रमाण पत्र चाहिए हो तो अपने भी लेके आ जाएं और मेरे भी लेके आ जाएं, और आइंदा मुझ पे ऐसी टिप्पणी ना करे सदन के अंदर। उनके मन में मेरे प्रति खटास है, उनके मन में जो भी है। मैं फिर कहना चाहता हूं, हरिद्वार की लड़ाई है, एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी, लेकिन पर्सनल टिप्पणी मुझ पर सदन में ना करें, क्योंकि पर्सनल टिप्पणी फिर मैं करूंगा तो फिर उनको बुरा लगेगा, फिर वो कहेंगे मैं तो झंडी डंडी उतार के मैं उमेश कुमार के खिलाफ काम करूंगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूमेंगे जैसे पिछली बार घूम रहे थे। तो ये काम ना करें। दूसरे विधायक को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो फिर वो भी आपको अपमानित करने का प्रयास करेगा। हम सब एक हैं, हमारे मुद्दे एक हैं, हमारी लड़ाई एक है। हमारी लड़ाई आपसी नहीं है, हमारी लड़ाई हरिद्वार के मुद्दों की है, हमारी लड़ाई हरिद्वार की जनता की है, हरिद्वार के बच्चों की है। हमारे बच्चे आज परीक्षा भर्तियों में, जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें 0.1% भी पास होने की स्थिति में नहीं है। आप देखना धीरे धीरे वो समय आ जाएगा कि आपके बच्चों को ऊंचे पदों पर कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। आप पीसीएस की बात कर लें, आप अन्य कॉम्पिटिशन्स की बात कर लें, आप पुलिस भर्ती की बात कर लें, आप पटवारी की कर लें। तो इसलिए आज वक्त है, समझ जाइए। जिंदाबाद, उमेश कुमार जिंदाबाद, उमेश कुमार जिंदाबाद, उमेश कुमार जिंदाबाद। देखिए, एक सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रम था। किसानों के लिए गन्ना पेराई एक बहुत बड़ा दिन होता है, और मेरा मानना है कि जहां पूजा स्थल हो, जहां पर किसान हित की बात हो, अगर मैं वहां पूजा में शामिल हूं और कोई दूसरा व्यक्ति भी शामिल है तो मैं उस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकता ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आरती कर रहा हूं तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मुझसे आगे जो व्यक्ति खड़ा है उसको थाली देना, ताकि वो भी आरती कर सके। भगवान के दरबार में ना तो कोई राजनीतिक मतभेद है और ना मनभेद है। राजनीतिक मतभेद थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर, भगवान की जगह पर, जहां पूजा पाठ हो रही हो, वहां ये सब बातों से बहुत ऊपर उठकर आदमी को सोचना चाहिए। इन जगहों पर
इंसान को बड़प्पन दिखाना चाहिए, छोटापन नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आपसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। हाँ, वो मुझसे कह रहे थे कि भाई मंत्र पढ़ दीजिए। अच्छा, वो आज तक तो कहते थे कि ब्राह्मण ही नहीं हूं मैं, आज मुझे कह रहे थे मंत्र पढ़ दीजिए, तो मैंने कहा भाई मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे तो आप हैं। तो खैर चलिए, अब अगर उनको मतलब वो अपने व्यवहार में बदलाव लाए हैं तो स्वागत है इस बात का। अगर उनको लगता है कि भाई व्यवहार अच्छा करना चाहिए, और मेरा मानना है कि राजनीतिक मतभेद हैं हमारे, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर हमें देखिए क्या है, हम जब टकराव करते हैं तो उसका गलत संदेश अपने कार्यकर्ताओं में भी देते हैं। उन्होंने पहल करी बात करने की, हमने जवाब दिया। आगे भी अगर पहल करेंगे हम जवाब देंगे बात का, जैसा भाषा में बात करेंगे वैसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अच्छा, आपकी हरिद्वार बचाओ आंदोलन में जो अभियान शुरू करने जा रही है, यदि उनका आपको सपोर्ट मिलता है, स्वागत है। देह मैंने कहा ना, हर व्यक्ति जो भी खुले मन से राजनीति को छोड़कर हरिद्वार बचाने की लड़ाई के मंच पर आएगा, उसका दिल से स्वागत है। और मैं आप पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इस लड़ाई में हमारे साथ आए, आपका स्वागत है। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। उमेश कुमार आज हैं, कल रहेंगे, नहीं रहेंगे, कितनी उम्र है क्या ईश्वर जानता है। अच्छा, आपका वीडियो वायरल होता है, बीच में भी जो शिक्षा वाले मामले में आप मुख्यमंत्री जी जमकर तारीफ भी कर रहे थे, आप अपने लाइव में मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं, धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अब आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हो। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा, मैंने कहा 25 साल के रोड मैप की बात। दीपक जी, आपने रजत जयंती के अवसर पर यह कहा कि आगामी 25 सालों का विजन, जो 25 साल गुजर गए हैं उन पे चर्चा कौन करेगा? उस दौरान जो 25 साल के उस विजन, उस रोड मैप पर जो आप चलकर आए हो, वहां कहां कहां खड्डे खोद कर आए हो, उनका जिक्र कौन करेगा? उन खड्डों में कौन कौन गिरा है, उसका जिक्र कौन करेगा? तो मैंने तो शुरुआत करी भाई 25 साल। ये आपको बताता हूं कि कब से क्या हुआ। मेरे से ज्यादा कुंडली किसी के पास नहीं है, और मैं आज रात लाइव करूंगा और पूरी कुंडली बताऊंगा। सदन में नहीं बोलने दिएगा, कोई बात नहीं, मेरे पास तो सार्वजनिक मंच है, सोशल मीडिया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जितने कारनामे इस उत्तराखंड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आ गए हैं जिन्हें पता ही नहीं है, उनको यही नहीं पता उमेश कुमार 2010-11 में वांटेड भी डिक्लेयर कर दिए गए थे, घर तोड़ दिया गया था, इनाम रख दिया गया था, मुकदमे दर्ज हो गए थे, लुकआउट सर्कुलर निकल गया था, उनको पता ही नहीं। आज जो छाती ठोककर सरकार कहती है कि हमारे पास 50,000 करोड़ रुपए की सेल्फ आइडेंटिफाइड हाइड्रो योजनाएं हैं, उन्हें बचाने वाला कौन था? आज जो कहते हो आप 50,000 करोड़ की हमारे पास जमीन है ऋषिकेश में स्टडिया, उसे बचाने वाला कौन था? अरे इतिहास में भी जाना जरूरी होता है, ताकि आपको ये पता लगे कि आपके बीच वो लोग भी हैं जिन्होंने अपना घर परिवार दांव पर लगा दिया, अपने बच्चे दांव पर लगा दिए, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ी और इस राज्य के संसाधनों को बचाया। तो आज मैं वो कहानी बताऊंगा 25 साल की, लोगों को पता लगे 25 साल में हुआ क्या है।